आखिरकार जो वादे और दावे किए जा रहे हैं, जो गारंटी दी जा रही है, भारत उसके कितने करीब पहुंचा है ये भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले इस गारंटी को समझ लेते हैं। अजय आलोक जी। अर्पिता जी, गारंटी मतलब चार चीज, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि जब मैं कहता हूं मोदी की गारंटी है तो चार चीज है। वो चार चीज क्या होती हैं कि आपकी नीयत क्या है, आपका नेतृत्व क्या है, और आपके इरादे क्या हैं, और आपके काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। नेता, नीयत, नेतृत्व और ट्रैक रिकॉर्ड, इन चारों के अगर कसौटी पे मोदी जी को आप देखेंगी तो 22 वर्षों में एक मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के सफर को जो जो उन्होंने कहा वो उन्होंने किया। लोग कैसे इसको मानते हैं? जब कोरोना काल की शुरुआत हुई उन्होंने कहा कि 5 किलो अनाज देंगे, वो आज भी दे रहे हैं। तो इसलिए जब दोबारा उन्होंने घोषणा की कि 5 साल और देंगे तो लोग मानते हैं कि मोदी देंगे। 4 करोड़ घर जब उन्होंने दे दिए बना के, तो जब मोदी जी कहते हैं कि 2 करोड़ और घर बना के देंगे तो लोग मानते हैं कि हाँ मोदी देगा। तो ये जो काम करने का बरसों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की नीति 370 हटाएंगे, ये हटा के दिखा दिया। राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनने की तमाम अड़चनें दूर की और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, आज राम मंदिर बनने जा रहा है। एक पर एक देश को इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती को कैसे पहुंचाना है, देश को इस कोरोना के काल में देश की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को संभाल के आज विश्व की प्रमुख 5 अर्थव्यवस्था में ले आना, ये कहते हैं नियत। और नियत से कोई भी किया हुआ, अच्छी नियत से कोई भी किया हुआ काम कभी खराब नहीं होता है, और इसी को काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड कहते हैं। और जो विरोधी कहते हैं ना कि मोदी में कुछ है, तो ये कुछ क्या है, इसको आज तक ये लोग डिकोड नहीं कर पाए। वो कुछ ये है कि इस कुछ में सिर्फ काम करने की प्रवृत्ति है, ईमानदारी से काम करने की प्रवृत्ति है, छुट्टी नहीं लेने की प्रवृत्ति है, झूठ मूठ का क्रिटिसिज्म करने की प्रवृत्ति नहीं है, अनावश्यक अनर्गल बातें करने की प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है, अपने काम को ज्यादातर देश के प्रति समर्पित करने की प्रवृत्ति है, और अपने आप को देश में खपाने की चाहत है, जो आज तक खपाते हैं। समझना चाहूंगी अजय जी, आपने एक तरफ ये बताया कि किस तरह जो वादे और दावे किए जाते हैं बीजेपी की तरफ से वो पूरा करते हैं। राशन लगातार जो मुफ्त योजना है राशन बांटने की, वो प्रधानमंत्री की तरफ से चलाया जा रहा है। तो अगर अर्थव्यवस्था स्ट्रांग हो रही है तो ये आंकड़े भी तो कम होने चाहिए। एक तरफ जनता को राशन भी दे रहे हैं, अर्थव्यवस्था भी स्ट्रांग हो रही है, यानी गरीबी है तभी उनको राशन भी दे रहे हैं, अर्थव्यवस्था भी स्ट्रांग हो रही है, ये सारी चीजें साथ कैसे चल रही हैं फिर? नहीं, अब मैं बताता हूं। राशन देना मतलब ये नहीं हुआ कि हम गरीबों को कोई मदद कर रहे हैं। अर्पिता जी, आप भी जानती हैं कि 5 किलो राशन से किसी व्यक्ति का 300 दिन का घर नहीं चल सकता है। ये एक सबल है, ये एक सहारा है सरकार की तरफ से। ये लोगों को जताने की एक कोशिश है कि सरकार आपके साथ खड़ी है। अर्थव्यवस्था मजबूत मैं इसलिए कहता हूं कि हुई है कि आप बताइए कि देश में इतने सारे एक्सप्रेसवेज का निर्माण हुआ, देश में एयरपोर्ट की संख्या दुगनी हो गई, देश में रेलवे ट्रैक्स की संख्या दुगनी हो गई, देश में अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे देखेंगे तो इतना काम हुआ। तो आप सोचिए कि कितनी नौकरियां जनरेट हुई होंगी। अगर हम कहते हैं कि जनधन खाते 48 करोड़ जनधन खाते खुले हैं, आज भी उन जनधन खातों के तहत अगर हम किसान सम्मान निधि योजना 2 लाख करोड़ इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लगभग 20 लाख करोड़ रुपए गया है डायरेक्टली डीबीटी के माध्यम से। इतने पैसे हमने बचाए बिचौलिया और दलाली से। लेकिन आप ये भी मान रहे हैं कि 5 किलो एक केवल किसी के घर को पूरे महीने चला नहीं सकता। आप ये भी कह रहे हैं कि ये केवल एक सबल करने की योजना है। तो क्या ये योजना वाकई एक सबल है? ये जनता से कनेक्ट करने का एक तरीका है। ठीक है, उसके लिए सर यही रास्ता क्यों? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जब अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग करने की बात हो रही तो आज इसकी भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। आज यही बात बार बार हो रही कि बेरोजगारी दूर हो जानी चाहिए, महंगाई दूर हो जानी चाहिए। मेरा सवाल आरबीआई के हालिया सर्वे को लेकर है अजय जी, अगर आपने सुना, उसमें उन्होंने कहा है कि लोगों के सेंटिमेंट्स अभी भी नेगेटिव बने हुए हैं। जिस तरह से नवंबर में रिटेल महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है, उससे चिंता बढ़ी है। आप मानते हैं ये? नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल मानता हूं कि नवंबर में साथ कैसे चल रहा है, मुझे ये समझाइए। एक तरफ राशन दी जा रही है, दूसरी तरफ आप आरबीआई का ये सर्वे आ रहा है, रेपो रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ी हुई है, कुछ कम ऐसा हुआ नहीं, अर्थव्यवस्था भी स्ट्रांग हो रही है। ये सारी कुछ साथ कैसे चल रहा है, मुझे ये बता दीजिए। इन सारे चीज को बैलेंस करने का नाम ही है अर्थव्यवस्था को आप किस एंगल से देखते हैं, एक समाजवादी दृष्टि से देखते हैं या एक कैपिटलिस्ट की दृष्टि से देखते हैं। हम यहां अर्थव्यवस्था को भारत की दृष्टि से देख रहे हैं, उसी की दृष्टि से चला रहे हैं। आरबीआई कहता है कि यह चिंता बढ़ाने वाली बात है। रेपो रेट अगर बढ़ते हैं तो कभी भी अभी तक ब्याज रेट नहीं बढ़े, इंटरेस्ट रेट हमारा नहीं बढ़ा है। आप ये देखिए कि होम लोन में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है।
जो कि कहीं ना कहीं इंगित करता है कि लोगों में कैपेसिटी बड़ी है देने की। 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकल के आए, एपीएल में आए। इसका मतलब क्रय संख्या करने वालों लोगों की संख्या बढ़ी है। हमारा टारगेट आज के डेट में ये 5 किलो अनाज जो है ये 13.5 करोड़ के लिए नहीं है, ये अभी भी उन 10 करोड़ लोगों के लिए है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। और जिसके लिए जो लोग ऊपर बढ़ रहे हैं उनको और कैसे ऊपर बढ़ाया जाए, उनके लिए किस तरह का एक वातावरण तैयार किया जाए ताकि वो बिजनेस कर सकें। आज बिना गारंटी के बैंक लोन मिल रहा है रेडी वाले को, पटरी वाले को, एक आम व्यवसाय करने वाले को, जो बैंक में जाने से कतराते थे। आप जाके देखिए बैंक का एनपीए भी घटा है, बैंक में लोन लेने वालों की संख्या भी घटी है, क्योंकि सारा सरकार डायरेक्ट जिम्मेदार है। तो ये सब चीज का ट्रिपल इफेक्ट अर्पिता जी, ये 2-3 महीने साल भर में नहीं आता है। ये सब चीज का ट्रिपल इफेक्ट 6-7 साल में आता है। नोटबंदी के उदाहरण देता हूं मैं आपको। नोटबंदी हुई थी तो चौतरफा आलोचना हो गई, लाइन में खड़ा कर दिया, मार दिया, तो ये कर दिया, तो मोदी जी कह रहे हैं 6 महीने दे दो। आज उस नोटबंदी का इफेक्ट आप देखिए कि उस नोटबंदी के कारण आज हमारा टैक्स पेयर बेस बढ़ के लगभग 10.5 करोड़ हो गया, जो कि 3.5 करोड़ होता था 2016 में। आज उस नोटबंदी के कारण भारत विश्व की नंबर 1 डिजिटल अर्थव्यवस्था बन गया। आज हम गूगल पे, भीम ऐप, तमाम तरह के यूपीआई, ये गांव-गांव, शहर, कोने-कोने, कस्बे में होते थे, जिसके बारे में कभी हमारे महान पूर्व वित्त मंत्री कहते थे, कहा था पार्लियामेंट में कि लोग कैसे वाईफाई चलाएंगे गांव में। ये एक कोरी कल्पना है। भारत को भारत की तरह इमेजिन कीजिए। उन्होंने भारत कभी देखा ही नहीं था। एसी ड्राइंग रूम में बैठ के आप भारत की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उस परिवेश से निकल के आना होगा जिस परिवेश से हमारे प्रधानमंत्री निकल के आए। ठीक है अभय दुबे जी, उनके पास तो मोदी गारंटी, आपके पास कौन सी गारंटी है? अर्पिता जी, विनम्रता से मैंने 7-8 मिनट सुना है, मुझे भी थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। 90 के दशक में एक धारावाहिक आता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मुंगेरी लाल जी सच से मुंह चुराते थे और सपनों में सुकून पाते थे। वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। वो ये बताती कि हिंदुस्तान में 5% लोगों के पास भारत के 60% दौलत पहुंची है। वो रिपोर्ट ये बताती है कि बॉटम 50% के पास मात्र 3% भारत की दौलत पहुंची है। ये मोदी सरकार का मॉडल है जो 10 साल से चल रहा है। वो बताती है कि बॉटम 50% इनडायरेक्ट टैक्स का 64% पैसा देते हैं। इनइक्वालिटी रिपोर्ट यूएनडीपी की बताती कि हिंदुस्तान एकमात्र विश्व में ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा गरीबी बढ़ी है। मोदी सरकार के कार्यकाल में वो गरीबी 228.9 मिलियन तक पहुंच गई है। मोदी सरकार की ही रिपोर्ट बताती है कि 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी मोदी सरकार ने परोसी, जो पिछले चुनाव में रिपोर्ट दबा ली थी, लीक हुई थी, आज तक ने भी बताई, वो सबके सामने देश के आई। मोदी सरकार की रिपोर्ट एनएसएसओ की बताती कि किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई और इनके धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमाते हैं। एनएसएसओ की रिपोर्ट बताती है कि 4 दशक बाद ऐसा हुआ है कि जो रूरल कंजम्पशन है, जो ग्रामीण भारत की खर्च करने की खाने पर क्षमता है, वो 580 रुपए प्रतिदिन रह गई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि महिला और बच्चों की आधी आबादी कुपोषित है, वो खून की कमी के शिकार है, जो 68% तक हो गई है उन 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए। पार्लियामेंट्री कमेटी बताती है कि साहब कारपोरेट टैक्स कम करके 1,84,000 करोड़ रुपए का बट्टा हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर लगाया और एक्साइज ड्यूटी बढ़ा कर 32 तो आपने ये भी पढ़ा होगा, उसमें ये भी तो है कि 6 साल के निचले स्तर पर बेरोजगारी दर पहुंची है। ये पढ़ा कि नहीं सर? अर्पिता जी, बेरोजगारी का हाल उस एनएसएसओ की रिपोर्ट पर गौर कीजिए और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी अभी आई है। हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो 2014 में 52% था, वो घटकर 39% हो गया है। 19 करोड़ लोग ऐसे हो गए हैं जो हताशा की वजह से काम ही नहीं मांगना चाह रहे हैं। अब ये परिस्थिति हो गई। पार्लियामेंट में लोगों को घुसना पड़ रहा है, वो सुरक्षा में बड़ी चूक, उसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार है। आखिरी बात कहता हूं, अगर प्रधानमंत्री जी बड़ा दावा कर रहे हैं अर्थव्यवस्था का, तो साहब G20 देशों में और ब्रिक्स के देशों में पर कैपिटा जीडीपी हिंदुस्तान की सबसे कम क्यों है? साउथ कोरिया और इंडोनेशिया से भी कम है हम लोग।